हेलो क्लास 12th वाले बच्चों, दिस इज डेट 13th ऑफ सितंबर 2020, लेक्चर नंबर 10 ऑफ क्लास 12th फिजिक्स यूनिट मैग्नेटिक्स। अब जो लोग बीच बात से पढ़ रहे हैं बच्चों, जो लोग वीडियो का टाइटल देख कर आ गए, उन लोगों को फिजिक्स पढ़ने में मजा नहीं आएगा। मजा सिर्फ तब आएगा जब आप लोग टॉपिक को बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ रहे होंगे। अच्छा, कुछ लोगों से फोन पर बातें हो रही थी तो बता रहे थे कि ये टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ा, वो टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ा। नहीं पढ़ना है, इस बार के लिए नहीं पढ़ना है। जो लोग मेरे साथ वीडियो पे जुड़े हुए हो, एनसीईआरटी तक को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि सिलेबस आपका हो गया चेंज। एनसीईआरटी का बुक आपका चेंज हुआ नहीं है। तो आप लोग अगर मेरे से जुड़े हुए हैं तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वही देखो। आप बुक से बनाएंगे, क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। कोई मान लीजिए नहीं बना, फिर आपको लगेगा क्यों नहीं बन रहा है, अरे वो हो सकता है वो टॉपिक ही हट गया हो। तो अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो तो जैसा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जैसा प्रूफिंग मैं बता रहा हूँ, और सिलेबस अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मेरे से ले लो, और टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस मिला लो, बिल्कुल मैच कर जाएगा। तो जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, हमने इस चैप्टर में पढ़ा, पिछला 2 क्लास से पढ़ रहे हैं लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में। कॉन्सेप्ट था कि ये पढ़ ही क्यों रहे हैं, टीचर पागल है चाहे आप पागल हैं क्या, ये टॉपिक पढ़ रहे तो ऐसा बात तो है नहीं। हमने पढ़ा कि चार्ज अगर मूव करेगा तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। फिर हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मूविंग चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। फिर हमने पढ़ा कि अगर मूविंग चार्ज के पास अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड है और उसको एक और मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिए तो वहां पर एक दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपस में इंटरैक्ट कर जाएगा, जिसके वजह से एक फोर्स लगेगा, उसको मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स कह रहे थे। जिसका प्रूफिंग, जिसका न्यूमेरिकल किस तरह से गोल 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 घूमता है, ये सब मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है। आज उसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। खुद से आइडिया लगाओ, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स किस पे लग रहा था? एक चार्ज पर। अब एक चार्ज होता है क्या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में? एक चार्ज मूव करता है क्या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में? फिजिक्स केमिस्ट्री में बात करो तो जो चार्ज है वो किस में रहता है? वो एक कंडक्टर में रहता है। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स लग रहा था तो वो चार्ज जिस कंडक्टर पर है उस पे भी एक फोर्स लगेगा। उसको हम लोग बोलने के लिए मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स नहीं बोलते हैं, बट एक्चुअली में वही चीज है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फोर्स ऑन अ करंट। इसी में फोर्स ऑन, इसको आप चाहें तो करंट कैरिंग कंडक्टर भी लिख सकते हैं। कल आप मतलब पिछले 3 क्लास से आप लोग फोर्स ऑन अ चार्ज कर रहे थे, अब फोर्स ऑन अ करंट। बढ़िया बच्चा तो समझ रहा है ये सेम ही चीज है, उसी को थोड़ा सा आगे इलोंगेट कर देना है। तो डायग्राम देखो, ये कंडक्टर है, PQ इज अ कंडक्टर। उसको प्लेस कर दिया है मैंने y एक्सिस के तरफ, और मान लिया है कि z एक्सिस के तरफ मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शो किया है, इलेक्ट्रॉन E नेगेटिव। करंट का डायरेक्शन अगर मैंने इस तरफ लिया है तो जो लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उन्हें मालूम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट तरफ होता है। तो यहाँ पर है मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। टॉपिक बड़ा मामूली सा है। इस इलेक्ट्रॉन पर इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, ये मूविंग इलेक्ट्रॉन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड के वजह से कौन सा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। बट प्रॉब्लम ये है, या आज का टॉपिक ये है कि क्या इस करंट कैरिंग कंडक्टर में एक ही इलेक्ट्रॉन था क्या? केवल उस एक ही इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स लगेगा क्या? हो ही नहीं सकता है। आज हम लोग देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे तो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स लग ही रहा था। आज हम लोग देखेंगे कि अगर एक कंडक्टर है उसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, उन सब पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, यही पढ़ना है इस टॉपिक में, फोर्स ऑन अ करंट। अब मैंने लैंग्वेज नहीं लिखा, आप लोग बच्चे नहीं, लैंग्वेज खुद से लिख लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हमने पहले डिराइव कर लिया है। एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे फेमस टॉपिक है, क्लास 12 फिजिक्स का टॉप 5 टॉपिक में से है, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें हमने पहले प्रूफ किया है कि I बराबर NaEVD होता है। N हमने पढ़ा था कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं था, N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम था। नहीं पढ़ा है तो मेरे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, 12th क्लास का फिजिक्स में जाना, 2nd चैप्टर देखना करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें ये सब आपको मिलेगा प्रूफिंग के साथ। अब इसके बीच में थोड़ी प्रूफिंग करना शुरू कर देंगे, ये पहले से प्रूफ्ड है, I बराबर NaEVD। अब कर क्या रहा हूं मैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर के साथ इस पूरे करंट को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। मैथ में एक तरफ मल्टीप्लाई करना अलाउड नहीं है, L इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी हो जाएगा, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स कितना लगता है भैया? क्लास कर लिए, F बराबर BQB sin थीटा लगता है। ये B है, Q चार्ज ऑफ अ इलेक्ट्रॉन तो E लिए है, वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है,
बी क्यू बी साइन थीटा लगता था। थीटा जो है वो एंगल था बी और बी के बीच में। डायग्राम अगर आप देख रहे हैं तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर साइन 90 होने की वजह से ये बी ई वी डी साइन 90 का वैल्यू 1, तो ये मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ये बी ई वी डी ही रह जाएगा। एक ही इलेक्ट्रॉन पे लगेगा क्या? पिछले 5 मिनट से तो बता रहा हूं, एक ही इलेक्ट्रॉन पे थोड़ी लगेगा, जितना इलेक्ट्रॉन है सब पे ये मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स लगेगा। तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकाला जाए, कैपिटल एफ कैसे निकाला जाए? जितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें ये बी ई वी डी कर देते हैं। अब इसके लिए हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है, एन बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? एन इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर क्या होता है? ये होता है एरिया ऑफ बेस इंटू इसका लेंथ। ये एरिया ऑफ बेस को, इसका एरिया ऑफ बेस को अगर ए मान लें इंटू लेंथ, तो इस एन के जगह पर एन इंटू बी लिख दिए। फिर इस बी, ये वॉल्यूम वाला भी है, वॉल्यूम वाला भी है जी, वॉल्यूम वाला भी है, और वॉल्यूम के जगह पर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट या लेंथ एल लिख दिए। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप ध्यान पे देखते हैं, थोड़ा सा अगर आप लोग फिक्स दिमाग से अगर सोचते हैं तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पर इक्वेशन 2 को अगर सेटअप करो, इक्वेशन 2 को सेटअप करो तो देखोगे कि एन ए ई वी डी एल, एन ए ई वी डी एल, ये पूरा तो आई एल ही हो गया। तो ये फोर्स बराबर कितना बचा? केवल ये बी बच रहा है। बाकी इक्वेशन 2 का यूज करने पर ये बी आई एल एक्चुअली में साइन थीटा बचेगा, बट हमारा तो थीटा 90 डिग्री है मेरे डायग्राम में, तो मेरे डायग्राम में साइन 90 आ जा रहा है, तो ये फोर्स बराबर बी इंटू आई इंटू एल हो जा रहा है। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जो बच्चे सिर्फ मेंस नीट का तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे ड्रॉप वगैरह में रहते हैं, जो बच्चे फिजिक्स ठीक से समझते हैं, इतना नहीं लिखते, सिंपल ऐसे एक चार्ज पार्टिकल पे बी क्यू बी, एक चार्ज पार्टिकल पे। अब इसको हमें क्या करना है? बी क्यू बी होता है। अब हम लोग इसी को अगर सोचें, क्यू के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई टी, फिर बी आई टी, और वेलोसिटी की जगह पर लेंथ बाई टाइम लिख देंगे तो ये कट जाएगा, तो एफ बराबर बी आई एल आ जाएगा। इतना तो ठीक है, समझाने के लिए लिखा गया है, बट एक चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स इज बी क्यू बी, पूरे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इन अ कंडक्टर बी आई एल। बट मेरे डायग्राम में बी आई एल, एक्चुअली में फोर्स बी क्यू बी साइन थीटा था, ज्यादातर में साइन 90 हो जा रहा था। मेरे डायग्राम में बी आई एल साइन 91 हो जा रहा है, बट एक्चुअली में फोर्स बराबर बी आई एल साइन थीटा होगा। वो मेरे बोलने पर नहीं, खुद से भी सोच सकते हो। इस चैप्टर में पहले से डिस्कशन किया हुआ है कि आई इंटू एल बियॉट-सेवर्ट लॉ से बताया जा रहा है। आई इंटू एल इस चैप्टर में वेक्टर है, और बी हमें मालूम है वेक्टर है, और फोर्स वेक्टर है। मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके वेक्टर आ रहा है, मतलब सिंपल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते वेक्टर फॉर्म में, या तो डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। आई एल वेक्टर है, बी वेक्टर और फोर्स वेक्टर है। वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई करके वेक्टर आ रहा है, तो वेक्टर फॉर्म में जब लिखना पड़ेगा तो ये जो है बॉस आई एल क्रॉस बी लिखते हैं इस तरह से। और ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा, ये भी है। बट 90 डिग्री पर अगर प्लेस रहे, अगर तीनों आपस में 90 डिग्री का अरेंजमेंट बनाए, तीनों अगर आपस में 90 डिग्री का अरेंजमेंट बनाए, तो F बराबर बी आई एल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज चार्ज पार्टिकल पर बी क्यू बी साइन थीटा और करंट कैरिंग कंडक्टर पर बी आई एल साइन थीटा अगर 90 डिग्री पर हो तो F बराबर सीधा एक चार्ज पार्टिकल पर बी क्यू बी जैसे इस डायग्राम में था, और अगर 90 डिग्री पर करंट कैरिंग कंडक्टर हो, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स हो, तो सीधा F बराबर बी आई एल का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई प्रूफिंग की बातें। ठीक, इसको नोट कर लो पहले। तो बच्चों अब यहां पर तो अभी आपने एक स्पेशल केस देखा जो कि प्रूफिंग में भी था। स्पेशल केस में क्या था? ट्राइगोनल सिस्टम ही नहीं, एक खास केस हो सकता है जहां पर हमारा एफ, बी और आई ट्राइगोनल सिस्टम नहीं, बिल्कुल आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। वैसा केस
10th में बोलो चाहे 12th क्लास में बोलो, 99% केस जो है वो आपका ऐसा ही केस वाला आपके सिलेबस में है, जहां पर एफ बी और आई ट्राइगोनल सिस्टम पर नहीं, बिल्कुल म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही है। तो वहां पर आप अलग से एक खास रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। दैट रूल इज नोन एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लैंग्वेज लिख लो। इट स्टेट्स दैट इफ फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड द थंब ऑफ लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेच्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब साफ है ये रूल सिर्फ तभी काम करेगा जब एफ बी आई बिल्कुल आपस में परपेंडिकुलर हो तब। और यू कैन से जहां पर एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा नहीं, बिल्कुल बी आई एल लग रहा सिर्फ तब। सच दैट फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर। अगर लैंग्वेज से समझ में नहीं आया तो अपना लेफ्ट हैंड निकालो, सब लोग अपना अपना लेफ्ट हैंड निकालना, राइट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड निकालना है। और लेफ्ट हैंड में एफ बी और आई, यही डायग्राम बनाया हुआ बोर्ड पर, एफ बी और आई, और ये दोनों उंगली बंद होना चाहिए, यही यहां पर है। मेरा वाला ऐसा लग रहा है कि दो उंगली को पोलियो मार दिया है, बट ऐसे ही बनाना है, ये दोनों बंद होना चाहिए, है ना। तो ये देखोगे ऊपर वाला एफ, ये वाला बी, और ये करंट का डायरेक्शन को शो करेगा। आप ये रूल सिर्फ तब लगाएंगे जब फोर्स ऑन अ चार्ज नहीं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का बात हो रहा हो और तीनों बिल्कुल म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। एफ बी आई का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। एफ बी आई, एफ बी आई का इस्तेमाल करते अगर दो चीज का डायरेक्शन मालूम है तो तीसरे का डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। ज्यादातर केस अगर आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो समझ ही रहे हैं कि बी का डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा, आई का डायरेक्शन दिया हुआ रहता है। जनरली हमें फोर्स का डायरेक्शन पता लगाना होता है। दिस रूल इज नोन एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जहां मर्जी तहां पर इस्तेमाल मत कर देना। एफ बराबर बी आई एल लग रहा हो, तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो, एफ बी और आई, ये पता लगाने के लिए हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखना बच्चों, ये फिजिक्स का क्लास 12 फिजिक्स का टॉप 10 टॉपिक में से है। क्लास 12 फिजिक्स का टॉप 10 टॉपिक में से है। फोर्स वाला टॉपिक यहां पर खत्म हो जाएगा। फोर्स वाला टॉपिक यहां पर खत्म हो जाएगा। टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। कुछ बच्चे समझ नहीं रहे कि अभी एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। अरे नहीं पढ़ना है इस बार एनसीईआरटी से भी आपको। इस बार जैसा मैं वीडियो में बता रहा हूं बिल्कुल वैसा ही पढ़ना है। एनसीईआरटी से भी नहीं पढ़ना है। आपके पास सिलेबस है तो सिलेबस निकालिए और सिलेबस में देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक यही है कि दो इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके बीच में कितना फोर्स लगेगा। सवाल ये टॉपिक पढ़ ही क्यों रहे। ठीक है, इसमें आप लोग जो लोग समझदार हैं, क्योंकि चैप्टर अब खत्म होने को है, तो ये चैप्टर स्टार्ट 7th क्लास में हुआ था। बात यही है कि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, यहीं से पूरा चैप्टर आपका चल रहा है। तो मैग्नेट का सबसे कॉमन प्रॉपर्टी अट्रैक्शन रिपल्सन का होता है। हमने बहुत कुछ पढ़ा, बेयर्ट-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा, एम्पियर सर्किटल लॉ, सोलेनॉइड, टोरॉइड, बी म्यू नॉट, बहुत कुछ पढ़ा। बट बेसिक रूल मैग्नेट का क्या है कि मैग्नेट को अगर नजदीक में रखते हैं तो उसमें अट्रैक्शन रिपल्सन होता है। तो क्या एक करंट कैरिंग कंडक्टर आपस में अट्रैक्शन रिपल्सन शो कर सकता है क्या? अगर किया तो कितना, वो बताओ। और अगर किया ही नहीं तो जो तुम पढ़ रहे हो 7th क्लास से सब गलत पढ़ रहे हो। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट का बेसिक प्रॉपर्टी अट्रैक्शन रिपल्सन कोई शो नहीं कर सकता है तो इतना सोलेनॉइड, टोरॉइड और म्यू नॉट और 4 पढ़ के कोई लाभ नहीं है। तो इसी पे हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। इसमें डायरेक्शन का काम पड़ेगा, तो आप लोग अपना हाथ निकालिएगा। डायरेक्शन मुंह जवानी मत सुनिएगा। डायरेक्शन गलत आया तो पूरा आंसर, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा फॉर्मूला, पूरा थ्योरी
सब गलत आएगा। और मैग्नेटिक्स पढ़ने का रूल है, अगर आपका हाथ दर्द नहीं किया क्लास में तो समझिए कि मजा नहीं आया। फिजिक्स में मैग्नेटिक्स 12th क्लास का पढ़ते समय हाथ का दर्द होना जरूरी है, ठीक है। अब ये देखो, ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जिन्होंने पहले का क्लास किया याद होगा, बेयर्ट-सेवर्ट लॉ और एम्पियर सर्किट लॉ में इसका फॉर्मूला डिराइव किए थे। फॉर्मूला का इस्तेमाल बाद में करेंगे जब मेरे को प्रूफ हो गया। पहले तो प्रूफ करने का ट्राई करेंगे कि दो इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के भी जो फोर्स लग रहा है क्या, अगर हो गया तो कितने का फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो अभी फॉर्मूला को भूल जाओ, अभी थोड़ा सोचते हैं। ये एक इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट है I2, इसमें एक इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट है I1, यहाँ पर एक पॉइंट है Q, यहाँ पर एक पॉइंट है P, दोनों के बीच में डिस्टेंस बाद में देखेंगे, वो तो फॉर्मूला डिराइव करते समय काम आएगा। तो अभी देखते हैं, इन सबको भूल जाते हैं कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है इनफाइनाइट, और ये पॉइंट है यहाँ से यहाँ। जिन्होंने क्लास किया है ये याद होगा, पढ़े थे, ये किसमें पढ़े थे, एम्पियर सर्किट लॉ और बेयर्ट-सेवर्ट लॉ में पढ़ा था। ये इनफाइनाइट वायर है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, ये हम लोगों को मालूम है कैसे करते हैं, जिनको क्लास मालूम है कैसे होता है। यहाँ से यहाँ आना है, ऐसे स्वर्लिंग होगा, अंगूठा बाहर की तरफ होगा। इस इनफाइनाइट वायर के वजह से पॉइंट P पर इतना ही मैग्नेटिक फील्ड लगता है। कितना लगता है वो दिमाग का फॉर्मूला याद कर लो, डिराइव करते समय काम आएगा। अभी सिर्फ हमें काम है, ये इनफाइनाइट वायर है, ये इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, खट इधर आना है फुट, तो ये बाहर की तरफ आएगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो बाहर की तरफ आ रहा है, और इसके वजह से लग रहा था, इसलिए इसका नाम B1 मानेंगे। इसके वजह से इस पे लग रहा था, ये बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। बाहर दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब ये हो गया। अब आप लोग सोचो जरा सा, अभी कौन सा टॉपिक पढ़ा? अभी पढ़ा कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है तो उसमें एक फोर्स लगता है BIL वाला, और उसका डायरेक्शन पता लगाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अभी अपना अपना निकालो, लेफ्ट हैंड निकालो, और इस तार के लिए देखना यार, नहीं अगर आप निकालेंगे सीधा लिख देंगे देख करके तो नहीं मैग्नेटिक्स में मजा आएगा, मजा ही नहीं आएगा तो मैग्नेटिक्स पढ़ के फायदा नहीं। इस तार के लिए देखो, इस तार के लिए, इस तार के लिए, Y2 के लिए देखो, अपना हाथ निकालोगे, क्या क्या मालूम है, FBI अभी हमें मालूम है लगाना। हमें क्या क्या मालूम है, I का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये I का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और B का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, ठीक है। अभी आप लोग अपना सेट करेंगे, अभी हम लोग इसको सेट करेंगे FBI, I, ये देखो ये है I ऊपर की तरफ, FBI, अपना हाथ निकालो तो अभी पता चलेगा, ये I ऊपर की तरफ, FBI, और ये B बाहर की तरफ है, देखो B बाहर की तरफ। नहीं आ रहा है तो आप फंस गए, अगर नहीं आ रहा है तो फंस गया, ठीक है। करो FBI, B बाहर की तरफ, I ऊपर की तरफ, यही डायग्राम है। इससे देखो ये फोर्स किस तरफ आ रहा है, यही डायग्राम है, FBI, I ऊपर, B ऐसे बाहर, F का डायरेक्शन अंगूठा इस तरफ आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये जो फोर्स है इस तरफ एक फोर्स लगेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है बॉस, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। नहीं लग रहा है तो लगाओ, नहीं लग रहा है तो लगाओ जी, नहीं लग रहा है तो लगाओ। यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। अब उल्टा करते हैं, इस तार के लिए पहले ये तार है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, सीधा तार है यहाँ पहुंचना है, सीधा तार है यहाँ पहुंचना है, सीधा तार है यहाँ पहुंचना है, खट फुट, यहां से यहां स्वर्लिंग, यहां से यहां स्वर्लिंग, यहां से यहां स्वर्लिंग। अब अंगूठा अंदर की तरफ आएगा, अब जो है वो अंगूठा अंदर की तरफ। अब अंदर दिखाना मेरे लिए संभव नहीं है, बट मैं इसे लिख दे रहा हूं, ये B2 है और ये अंदर की तरफ है। अब बताओ क्या होगा। अब इस तार के लिए देखोगे, निकालो बायां हाथ फिर से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FBI। अब हमारा B अंदर की तरफ है और I ऊपर की तरफ है, B अंदर, B अंदर की तरफ, I ऊपर की तरफ। अब देखो फोर्स किस तरफ आ रहा है, देख रहे हो आप फोर्स किस तरफ आ रहा है। अब फोर्स जो है वो इस तरफ आ रहा है, ठीक है। जो लोग आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आप फेल करने वाले हैं वैसे में भी। ये फोर्स अंदर की तरफ आ रहा है और इसका डायरेक्शन ये है। देखो सबसे चैंपियन कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, इस पर एक फोर्स लगा इस तरफ, इस पर एक फोर्स लगा इस तरफ, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में। इसके वजह से क्या होगा, ये दोनों तार आपस में क्या करने लगेगा बॉस, ये दोनों तार आपस में अट्रैक्ट करने लगेगा और यहीं पर जाकर के
ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। सीख जाते हैं हम लोग कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर, हमें बचपन से पढ़ाया गया था कि मैग्नेट आपस में अट्रैक्शन रिपल्सन शो करता है। इस चैप्टर का समरी कहता है कि अगर आपके पास सिर्फ करंट कैरिंग कंडक्टर है, दोनों में करंट का डायरेक्शन अगर सेम है, तो वो दोनों तार भी आपस में क्या करने लगेगा, वो दोनों तार भी आपस में अट्रैक्ट करने लगेगा। और ऐसा ही होना चाहिए था मैग्नेट के केस में भी। ये शो कर देता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट का सारा बुनियादी प्रॉपर्टी को शो करता है, यहां तक कि अट्रैक्शन रिपल्सन वाला प्रॉपर्टी भी शो करता है। अगर करंट का डायरेक्शन सेम हो, करंट का डायरेक्शन सेम, करंट का डायरेक्शन सेम, तो अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और करंट का डायरेक्शन डिफरेंट, अगर करंट का डायरेक्शन अगर एक का ऊपर एक का नीचे होगा तब क्या होगा, तो उस केस में अपना हाथ निकाल करके चेक कर लेना, करंट का डायरेक्शन डिफरेंट। तो इस बार जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, बशर्ते दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर नजदीक में हो। एक को इधर एक को अफ्रीका में रखोगे तो नहीं काम करेगा। ठीक है, तो हमारा क्या प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया कि अट्रैक्शन रिपल्सन होता है। तो अब एक ही काम बच गया कि अट्रैक्शन रिपल्सन मतलब फोर्स, इस केस में उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना वो देखते हैं अभी। अब इसमें फॉर्मूला डिराइव करते हैं बच्चों। तो इसमें फॉर्मूला डिराइव करना अच्छे बच्चों के लिए बहुत ही आसान सा काम है, अच्छे बच्चों के लिए बड़ा आसान सा काम है। कोई तार देख लो फॉर वायर x2 y2, इस तार के लिए पहले देखो, इस तार में ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लग रहा था B1, तो ये B1 का फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट वायर के लिए हमने याद किया है। इनफाइनाइट वायर के लिए दिस वाज μ0/4π2, इसका करंट के वजह से लग रहा था 2I1/R, इनफाइनाइट का यही था। अपना कॉपी से फॉर्मूला चेक कर लेना, इनफाइनाइट वाला था sin 90 प्लस sin 90 वाला, एक बार देख लेना, है ना। इनफाइनाइट वायर का बहुत सारा क्वेश्चन क्यों, आज आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। ये हो गया। अब हम लोग फोर्स निकालते हैं इसी तार पर। जस्ट अभी आप लोग फोर्स का फॉर्मूला पढ़े, फोर्स का क्या फॉर्मूला पढ़े, BIL। यहीं पर थोड़ा सा पेज है, आप लोग पेज को समझना, पेज को समझना। और वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना, मैं बीच में भूल जाता हूँ, आप लोग भी नहीं करते हैं। इतना भयंकर टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन में, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखो। तो फोर्स बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े, BIL। तो 20 में कौन सा लग रहा था, B1, करंट कितना लग रहा था, I2। अब यहीं पर प्रॉब्लम, इसका लेंथ कितना था, इनफाइनाइट वायर का लेंथ तो इनफाइनाइट, तो क्वेश्चनवा कैसे बनाओगे। तो यहीं पर एक ट्रिक है, एक रूल है, एक रेगुलेशन है। अगर नहीं याद रहा तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग जानबूझ करके इसमें लेंथ का वैल्यू 1 ले लेंगे, जानबूझ करके लेंथ का वैल्यू 1 ले लेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, BIL, B1I2 1, B1 के जगह पर μ0/4π2I1/R, I2 के जगह I2 और इसका वैल्यू 1। और यही जो है हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। इतना ही फोर्स लगेगा। आप उस तार के लिए भी डिराइव करके देख लें, आप लोग उस तार के लिए भी डिराइव करके देख लें। फोर्स का वैल्यू μ0/4π2I1I2/R ही होगा। हाँ, तो जो डेरिवेशन आप लोग किए बच्चों देख रहे होंगे कितना आसान सा डेरिवेशन है। बट यहीं पर बात होती है, मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री में यही अंतर है, या फिर अच्छा बच्चा और एवरेज स्टूडेंट में ये अंतर है। एवरेज स्टूडेंट फॉर्मूला याद करके चला जाएगा, बढ़िया स्टूडेंट याद करेगा। ये फॉर्मूला डिराइव तो हुआ है, बट इसमें एक जगह पर चीटिंग किया है हमने। ये फॉर्मूला हमने फॉर यूनिट लेंथ के लिए डिराइव किया। ये फॉर्मूला सिर्फ तभी काम करेगा, ये फॉर्मूला सिर्फ पर यूनिट लेंथ पर काम करेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर पहले तो आप बोले इनफाइनाइट, आप बोल रहे पर यूनिट लेंथ, यही तो फिजिक्स है। प्रूफिंग किया इनफाइनाइट लेकर के, बट फॉर्मूला डिराइव हुआ पर यूनिट लेंथ का। आपसे जब न्यूमेरिकल पूछा जाएगा इस टॉपिक का, तो लेंथ तार का दिया हुआ रहेगा 5 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर। तो आप क्या करेंगे, ये डेरिवेशन 1 मीटर के लिए है, 5 मीटर का होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मीटर का होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 मीटर का होगा मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला डिराइव तो कर लिए हो, डिराइव में इस्तेमाल किए हो इनफाइनाइट वायर का, बट ये फॉर्मूला पर यूनिट लेंथ के लिए डिराइव हुआ है। ये नहीं आता तो गलत बना दोगे क्वेश्चन फिर, ठीक है। अब इसी में अब हम लोग एक टॉपिक करेंगे जो कि पता नहीं स्कूल टाइम से मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है,
बट जब से हम लोग स्कूल टाइम से और 12 साल से जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो अभी मैं टॉपिक लिखवाऊंगा ये आएगा ही परीक्षा में। पता नहीं क्यों इस टॉपिक को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, मेरे को मालूम नहीं। मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट ये हर साल आया है बोर्ड के एग्जामिनेशन में। ये टॉपिक खत्म, अब जो टॉपिक लिखवाऊंगा वहीं से होगा। तो अब इसी टॉपिक के बारे में बात करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखो। मेरे को पता नहीं क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, मेरे को मालूम नहीं, बट ये जब हम लोग स्कूल टाइम में थे तब से यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड से लेकर के जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से भी देख रहा हूँ यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड, बोर्ड्स में आते रहता है। तो यहाँ से आप लोग भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है क्या उसके बारे में बात कर लेते हैं। 1 एम्पियर का डेफिनेशन है, 1 एम्पियर का डेफिनेशन है। 1 एम्पियर का क्या डेफिनेशन होता है वो देखो। अभी फोर्स का फॉर्मूला तुमने डिराइव किया, दो इनफाइनाइटली पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में जो फोर्स लगता है दैट वाज म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई R। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अगर अपन I1 I2 की वैल्यू 1 एम्पियर पुट कर दें और दोनों तार के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर का रख दें, तो ये 1 1 और ये 1 और इसकी वैल्यू हमें मालूम है 10 की पावर -7 हो जाता है। तो फोर्स बराबर कितना हो जाएगा 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन। और जस्ट अभी आपने प्रूफ किया है कि ये फोर्स का वैल्यू डिराइव नहीं होता है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ दैट इनफाइनाइट वायर के लिए डिराइव होता है। तो ये 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर हो गया। अगर मैथमेटिकली समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो डेफिनेशन 1 एम्पियर का वो है, अच्छे से सुनना। 1 एम्पियर वो करंट है, मान लो ये दो इनफाइनाइट वायर है, दोनों इनफाइनाइट वायर है, दोनों इनफाइनाइट वायर में अगर मैं 1 एम्पियर का करंट अगर डालूं, डेफिनेशन किसका देना है 1 एम्पियर का, तो 1 एम्पियर डालू नहीं, 1 एम्पियर को छोड़ो, 1 एम्पियर वो करंट है जब मैं इन दोनों तार में डालूंगा तो ये दोनों तार के बीच में 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स लगे, तब जो करंट इन दोनों तार में बह रहा है उस करंट को ही हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। अब अगर सेम डायरेक्शन में हो तो 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर से अट्रैक्ट होगा, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर से ये रिपेल हो जाएगा। यही डेफिनेशन है 1 एम्पियर का। और ये पर मीटर वाला आप लोग समझ रहे होंगे, फिजिक्स में इनफाइनाइट का कोई मतलब नहीं होता। जो लोग अच्छे बच्चे लोग समझ रहे होंगे, मैथ्स में इनफाइनाइट का मतलब होता है 5 / 0 इज इनफाइनाइट, 10 / 0 इज इनफाइनाइट। फिजिक्स में इनफाइनाइट का कोई मतलब नहीं होता है। अंत में तुमको इस तार का लेंथ तो मेरे को देना ही पड़ेगा, 50 मीटर दो, 100 मीटर दो, बहुत लंबा तार है 5000 मीटर दो, फोर्स कैसे निकालोगे, यही आएगा, ये नहीं, मतलब ये फॉर्मूला से डिराइव करेंगे, μ0/4 पाई 2 I1 I2 बाई R से डिराइव हो जाएगा, बट वो पर यूनिट लेंथ का होगा। 1 मीटर के लिए उतना तार का जितना भी दिया रहे 500, 700, 12000, 25000 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। ये 1 एम्पियर का डेफिनेशन है। यहाँ पर ये पूरा टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अगर आप लोगों के पास सिलेबस है तो सिलेबस इसमें मिला लेना। शुरू कहाँ से होता है ये चैप्टर, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिए, ओरिएस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए, बियर्ड-सेवर्ट लॉ पढ़ लिए, एप्लीकेशन द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप पढ़ लिए, उसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ लिए, उसका एप्लीकेशन द इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसका जो फॉर्मूला डिराइव किए थे एम्पियर सर्किटल लॉ में ही था, याद होगा आप लोगों को, नहीं तो देख लो। फिर स्ट्रेट एंड टोरॉइडल सोलोनॉइड है, उसके बाद फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज है, और मूविंग चार्ज को कहाँ कहाँ पर प्लेस करना है, मैग्नेटिक फील्ड वाला भी पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी पढ़ना है। उसके बाद आज जो टॉपिक पढ़े फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, उस करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करना है। उसके बाद फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग इनफाइनाइट कंडक्टर्स, नहीं है सिलेबस तो मेरे से मांग लो। और उसके बाद लास्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो फोर्स वाले टॉपिक में इतना हमें पढ़ना था। पहली बार ऐसा बोलना पड़ रहा है कि आप लोग एनसीईआरटी मत पढ़िए, आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं बोला, इस साल बोलना पड़ रहा है एनसीईआरटी मत पढ़िए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उस तरह से वीडियो को फॉलो करें, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है तो आपको मेरे से ही ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में या तो इसका न्यूमेरिकल या फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि फोर्स जब लग रहा है तो टॉर्क भी लगेगा, तो फोर्स से हट करके टॉर्क में घुसेंगे,
उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करके रखो और जल्दी से घर पर रह करके ट्राई करो सारा सिलेबस कंप्लीट करने का। थैंक यू।